हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r के पैर में स्टार है टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। अब वेयर r स्टार का मतलब क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। Is the result true if the domain r star is replaced with n मतलब natural number with codomain being same as r star। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम अपना फंक्शन समझेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या है? f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। तो सबसे पहले वो लिख लो आप, r स्टार टू r स्टार। अब फंक्शन डिफाइन कैसे है ये देख लो, आपके सामने है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, मतलब जो भी नंबर डालेंगे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वो बोल रहे हैं कि 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करो। अब आर स्टार क्या है? आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। आर कौन सा सेट होता है? रियल नंबर्स का। अब आर स्टार उन्होंने बताया कि आर स्टार कौन सा सेट है जिसमें ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के बिना सभी नंबर्स। ठीक है, तो उसको वो क्या बोल रहे हैं? आर स्टार। क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो 1/0 समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन ही नहीं होगा रियल नंबर्स पर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आर स्टार, ये जो फंक्शन है हमारा, ये आर स्टार टू आर स्टार पर डिफाइन है। अब इसको हमें 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? 1 1। हमने फंक्शन को अच्छे से समझ लिया पहले, 1 1। अब 1 1 के लिए मैं आपको बताया था हम दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद लेट fx1 इक्वल टू fx2। हम इमेजेस को सेम मानते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया था बेसिक्स वाली वीडियो में भी और एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी। इमेजेस अगर सेम है तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आएगा? 1/x1 1/x2। अब ऐसा करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x2 इधर आएगा, x1 इधर आएगा। अब आपके सामने है इमेजेस इक्वल थी, जो मैंने आपको हमेशा से समझाया कि अगर हम इमेजेस सेम मान लें तो या तो एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होंगे या एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तो दो की इमेज सेम बन जाएगी, मतलब नॉट 1 1। और यहाँ पर अगर एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम, इमेजेस भी सेम, मतलब हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज होगी, तो f इज़ 1 1। अब देख लो x1 और x2 कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हो सकते हैं, सो देयरफॉर f इज़ 1 1। तो 1 1 तो हमारा प्रूव हो गया। अब 1 1 के बाद बात करेंगे हम ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? वही हमारा मेथड, लेट y इज इक्वल टू fx। ठीक है, आप यहाँ पर fx की वैल्यू फिल करो 1/x। अब इसके बाद क्या करते हैं? हम हमेशा x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। x को आप इधर ले जाओ, y को आप इधर ले आओ। तो देख लो, अब देखो, अब हमें जस्ट चेक करना है। देखो ऑन टू की डेफिनेशन, ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एवरी y, मतलब y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। तो अब वैल्यूज़ फिल करके देख लो। अब देख लो y कहाँ से आ रहा है? y बिलोंग्स टू r स्टार। ठीक है, और x कहाँ से आ रहा है? वो भी x बिलोंग्स टू r स्टार। अब y की वैल्यू बस ज़ीरो नहीं फिल कर सकते, क्योंकि अगर ज़ीरो फिल करते तो 1/0, अगर मैं y की वैल्यू ज़ीरो फिल करता तो 1/0 इन्फिनिटी, मतलब ऐसा कुछ होना था। तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब जो हमारा x इज y इज इक्वल टू 0 है वो किसी भी x के साथ अटैच नहीं होना था अगर हम y की वैल्यू ज़ीरो फिल कर सकते तो। बट हमारा y कहाँ से आ रहा है? r स्टार से, मतलब हम ज़ीरो नहीं फिल कर सकते बाकी सभी नंबर्स। आप फिल करके चेक कर लो, लेट y इज इक्वल टू, ऐसा करो आप 2 फिल कर लो तो x कितना आएगा? 1/2 बिलोंग्स टू r स्टार। आप ऐसा करो, फ्रैक्शन में नंबर फिल करके देख लो, 1/2 कितना आएगा? 2 बिलोंग्स टू r स्टार। अब ऐसा करो, नेगेटिव नंबर फिल करके देख लो, -3 x इज इक्वल टू -1/3 बिलोंग्स टू r स्टार। ये सारा कुछ जो भी कर रहा हूँ ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको ये एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है।
ये जस्ट कैलकुलेशन है जो आप अपने माइंड में भी कर सकते हो कि हर एक y के लिए हमारा जो x है वो r स्टार को बिलोंग कर रहा है। मतलब हर एक, हम चाहे फुल नंबर्स लें, फ्रैक्शन वाले नंबर्स लें, नेगेटिव वाले नंबर्स लें, सभी नंबर्स के लिए हमारा x में आंसर आ रहा है। मतलब हमारा y हर एक x के साथ अटैच हो रहा है। तो देयरफॉर आप लिख दो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर इज सम element x belongs to r star such that fx is equal to y। मतलब हर एक y के लिए हमारे पास x में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो उसके साथ अटैच हो रहा है। सो देयरफॉर f इज़ ऑन टू। तो हमारा फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर डोमेन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा इनपुट होती है, इनपुट मतलब ये वाला सेट, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं विद नेचुरल नंबर और कोडोमेन मतलब राइट हैंड साइड वाला सेट उसको सेम रहने दूं, तो भी क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा, क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू रहेगा या नहीं, वो हमें चेक करना है। अब उसको ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में वो हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं डोमेन मतलब लेफ़्ट हैंड साइड वाली इनपुट उसको रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से और कोडोमेन मतलब राइट हैंड साइड वाला सेट उसको मैं रिप्लेस ना करूं, तो भी ये रिज़ल्ट एप्लीकेबल रहेगा या नहीं। तो चेक करते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो पहले 1 1 चेक करते हैं, सेम प्रोसीजर ही है। सो 1 1 लेट x1 एंड x2, अब किसको बिलोंग करेंगे, ये नेचुरल नंबर को, क्योंकि हमारी डोमेन सेट बदल गया अब, ठीक है। तो आप लिख लो लेट इमेजेस वाला, इमेजेस इनकी इक्वल हैं। ये 1 1 को प्रूव करने का एक प्रोसीजर है। इमेजेस सेम है तो इसको कैसे लिखोगे, इसको अकॉर्डिंग 1/x1 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट्स भी सेम आ गए, और अगर एलिमेंट्स भी सेम आ गए, इमेजेस भी सेम है, देयरफॉर एफ इज़ 1 1। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है डिटेल में कि f1 1 क्यों है यहाँ पर। अब ऑन टू की बात करते हैं। अब देखो ऑन टू हमेशा की तरह लेट y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, हमारा हमेशा मेथड यही रहेगा। सो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x। अब ऐसा करो x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, वो भी हमने निकाल ली, ठीक है। अभी तक तो सेम था, अब यहाँ पर आके थोड़ा चेंज होगा। अब देखो कैसे, अब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, चलो 0 तो मैं फिल नहीं करना। अब हमारा y कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारा सेट वो सेम है। अब x हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। अब क्लियरली अब देखो y को 2 फिल करो, x कितना आएगा 1/2। क्या वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नो। ऐसे जितने भी हम एलिमेंट्स फिल करेंगे 2 3 4 सभी के लिए हमारे फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब y जो 2 है वो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एज y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r स्टार, देयर इज नो एलिमेंट x belongs to natural number such that fx is equal to y। मतलब हमें x में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो y के साथ अटैच, y इज इक्वल टू 2 के साथ अटैच हो। सो देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। तो हमारी कंक्लूज़न क्या है कि वहाँ पर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू था, बट अगर हमने डोमेन सेट को यहाँ पर रिप्लेस किया विद नेचुरल नंबर तो हमारा फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है 1 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है ऑन टू। ये आपने प्लीज़ ध्यान रखना है, ये अपने नेम याद रखने हैं कि कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ इंजेक्टिव। आपको नेम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 है या ऑन टू। तो इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। अब यहाँ पर हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, 1 by 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। पहले फंक्शन की बात करते हैं f from n to n।
आपने हमेशा फंक्शन को, हमेशा आपको बोलता हूँ, आपने हमेशा फंक्शन को अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर हमारा x कौन है, n, और y कौन है, n, मतलब दोनों सेट कौन से हैं, हमारे नेचुरल नंबर गिवन बाय। फंक्शन डिफाइन कैसे है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको हमें चेक करना है एक्चुअली कि वो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखते हैं इंजेक्टिव। वैसे तो 1 1 लिखना था, बट जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वही यूज़ कर रहा हूँ, आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख लेता हूँ कि इंजेक्टिव का मतलब 1 1। अब आपको पता है इंजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दो एलिमेंट्स ले ले मैंने आर्बिटरी, अब लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब x1 का आंसर इस अकॉर्डिंग कितना आएगा, x1 का स्क्वायर। अब x2 का आंसर इस अकॉर्डिंग कितना आएगा, x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपसे एक गलती हो सकती है, वो आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है और उसमें आपसे वो गलती होगी अगर आपने यहाँ पर अच्छे से वो बात नहीं सीखी। अब देखो क्या, अब देखो दो नंबर्स का स्क्वायर, मतलब x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर कैंसिल करते हैं, x1 इक्वल टू x2। ये गलत है, ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि x1 का स्क्वायर अगर x2 के स्क्वायर के इक्वल है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा प्लस माइनस x2। ठीक है, क्यों, देखो अब देखो आपके सामने ही है कि अगर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो, मतलब 2 का स्क्वायर, तो मैं x को ऐसे लिखूँगा प्लस माइनस 2, क्योंकि 2 वैल्यू फिल करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 फिल करेंगे तो भी 4 आएगा। ये प्लीज़ आपने बात ध्यान में रखनी है। और इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि अगर x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ और -2 का स्क्वायर करूँ, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, इक्वल है। बट क्या 2 और -2 इक्वल हैं, नो, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। बट इस वाले केस में x1 इक्वल टू x2, प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ओनली पॉजिटिव अप टू इन्फिनिटी। तो नेगेटिव नंबर तो मैं यहाँ पर लिख ही नहीं सकता। तो अगर दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है, दैट मीन्स वो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल। ये तभी पॉसिबल, आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। सो क्लियरली f क्या हो गया हमारा, 1 1। चलो इंजेक्टिव लिख लो, तो क्लियरली f क्या हो गया हमारा, इंजेक्टिव। अब ऐसा करते हैं, सरजेक्टिव की बात करते हैं। तो अब लिख लो सरजेक्टिव। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू fx, जो हमारा पुराना मेथड है, y इज इक्वल टू fx। तो अब x की वैल्यू, fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आपको पता है हम हमेशा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, तो अब x को लिख दो रूट y। और प्लीज़ आपने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है कि x और y दोनों कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। अब जस्ट हम वैल्यूज़ फिल करके चेक करेंगे कि हमारा y, मतलब ऑन टू की डेफिनेशन की बात करते हैं कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब देखो इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, y कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। अब x इज इक्वल टू रूट y। अब ऐसा करो, लेट y इज इक्वल टू 2, ये नेचुरल नंबर है, तो x कितना आएगा, रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू कितनी है, 1.414। क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नो। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया y इज इक्वल टू 2 जो किसी भी x के साथ अटैच ही नहीं हो रहा, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। तो लिख दो लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर for y is equal to 2 belongs to natural number, there is no element x belongs to natural number such that fx is equal to
y, मतलब y इज इक्वल टू 2 के लिए हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिसके साथ वो अटैच हो जाए। सो क्लियरली f इज़ नॉट सरजेक्टिव। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। 1 1 था बट ऑन टू नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट, f फ्रॉम z टू z मतलब सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सेम है बट यहाँ पर हमें बस डोमेन और को डोमेन को चेंज कर दिया। या वहाँ पर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, यहाँ पर z टू z है, और इसको हमें चेक करना है कि ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं। अब सबसे पहले देखो इंजेक्टिव लिखते हैं। इंजेक्टिव मतलब 1 1। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर ले लो। तो मान लो लेट इमेजेस क्या हैं, सेम, इमेजेस सेम है, तो इसका आंसर कितना आएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि x1 इक्वल टू x2 हम नहीं लिख सकते। उस क्वेश्चन में हमने लिखा था क्योंकि x1 और x2 कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से, मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से, तो लिख दो एज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू भी तो ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप लिख लो लेट f ऑफ 2 कितना आंसर आएगा, 2 का आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। f ऑफ -2 का आंसर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। मतलब जो हमने यहाँ पर लिखा f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ -2, इमेजेस सेम है बट आप मेरे को बताओ, बट 2 कांट बी इक्वल टू -2। अब 2 थोड़ी ना -2 के इक्वल हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसको मैं डायग्राम पे बनाऊँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है। अब ये दोनों कितना आंसर दे रहे हैं, 4। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज, और हमारी 1 1 की या इंजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। तो लिख दो एज 2 एलिमेंट्स 2 and -2 have same image 4, therefore f is not इंजेक्टिव, मतलब f इज़ नॉट 1 1। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सरजेक्टिव की। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, और इसके लिए आपको पता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, प्लस माइनस, यहाँ पर आप प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि x और y दोनों कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से। अब इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब आपको पता है ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो अब लिख लो y कहाँ से आ रहा है, z, और x कहाँ से आ रहा है, z, मतलब इंटीजर से। अब x कितना है, चलो मान के चलो कि वो प्लस y, या चलो प्लस माइनस y लिख लो, ठीक है। लेट x इज इक्वल y इज इक्वल टू -2। अगर y की वैल्यू -2 है, ये इंटीजर को बिलोंग कर रही है। अब x का आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस -2 का रूट। अब आप मेरे को बताओ कि -2 का रूट कितना होगा, सॉरी यहाँ पर आप ऐसा लिख लो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आइटा, क्योंकि माइनस का रूट कितना होता है, complex number, belongs to complex number। which implies x is equal to plus minus √2 iota does not belong to set of integers। अब यहाँ पर मैंने एक y की वैल्यू ढूंढ ली -2 जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रही। तो अब लिख दो, सब लिख दो, लेट y is equal to -2 belongs to z एंड x का आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस √2 आइटा डज नॉट बिलोंग टू z। देयरफॉर आप लिख दो, फॉर y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू z, देयर इज
no element x belongs to z such that fx is equal to y। इसका क्या मतलब है कि हमारा y इज़ इक्वल टू -2 किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा, और एक वैल्यू ही काफ़ी है यही देखने के लिए कि फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। देयरफॉर f इज़ नॉट सरजेक्टिव। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, तो मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो नेक्स्ट पार्ट, f फ्रॉम r टू r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देख लो आपके सामने है, इस बार भी फंक्शन हमारा सेम है, जस्ट डोमेन और को डोमेन को चेंज किया गया है। अब हमारे पास r टू r है मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। और अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल सॉल्व कराई थी, एग्जाम्पल नंबर 11, वो बिल्कुल सेम थी और उसका आंसर था नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखो कैसे करेंगे। अब फंक्शन हमें पता है, तो अब सबसे पहले इंजेक्टिव चेक करो। इंजेक्टिव मतलब 1 1। तो हमेशा की तरह दो एलिमेंट्स सपोज कर लो, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब इसका आंसर कितना आएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। और फिर वही बात, हम स्क्वायर को स्क्वायर से ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट f ऑफ 2, फिर वही एग्जांपल, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, f ऑफ -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब क्लियरली देखो f ऑफ 2 और f ऑफ -2 इक्वल हैं, बट 2 नॉट इक्वल टू -2। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सो 2 -2, बट ये दोनों क्या इमेज दे रहे हैं, सेम। ठीक है, तो लिख दो सो बोथ एलिमेंट्स, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y, सबकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एंड -2 गिव्स सेम इमेज 4, और अगर वो सेम इमेज दे रहे हैं देयरफॉर f इज़ नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, मतलब f हमारा 1 1 नहीं है। अब इंजेक्टिव के बाद हम चेक करेंगे सरजेक्टिव। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, लेट y इज इक्वल टू fx, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकाल लो हमेशा की तरह इन टर्म्स ऑफ y। और अब हम जस्ट ऑन टू की डेफिनेशन की बात करेंगे कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब देख लो, दोबारा से लिखते हैं, y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम एग्जांपल लूँगा मैं, एक्स वाई इज़ इक्वल टू -2। अब ये भी एक रियल नंबर है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, -2। दैट मीन्स +-√2 आइटा डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर, और ये रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर सकता। और वैसे भी आपको पता है कि रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं फिल कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सभी किसी के साथ अटैच नहीं होंगी, तो देयरफॉर आवर फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू या सरजेक्टिव। तो अब लिख दो, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r, बट x is equal to +-√2 I does not belong to R. Therefore, for y is equal to -2 belongs to R, there is no element x belongs to R such that fx is equal to y। मतलब माइनस के लिए हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर जिसके साथ वो अटैच हो जाए। सो देयरफॉर f इज़ नॉट सरजेक्टिव। और इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्योंकि हमें सेम एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 11। सो नेक्स्ट पार्ट, f फ्रॉम n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब।
अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हमें चेक करना है कि ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं, और इस बार हमारा फंक्शन चेंज है। लास्ट 3 पार्ट्स में क्या था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंजेक्टिव चेक करते हैं। इंजेक्टिव मतलब 1 1। सो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो अब लिख लो लेट fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 इक्वल टू fx2, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आएगा, x1 का क्यूब x2 का क्यूब। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात समझानी है, अगर 2 नंबर्स का स्क्वायर इक्वल हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस x2, क्योंकि आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आंसर देंगे, सॉरी प्लस 4, मतलब दोनों इक्वल आंसर देंगे, बट 2 और माइनस 2 आपस में इक्वल नहीं है, मतलब माइनस और प्लस का फ़र्क है, डिफरेंस है यहाँ पर। बट अगर 2 नंबर का क्यूब सेम है, विच एम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होगा 8, बट माइनस 2 का क्यूब कितना होगा -8। तो प्लीज़ आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी 2 नंबर्स के क्यूब आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स वो नंबर भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम वो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, तो x1 इक्वल टू x2। तो क्लियरली हमारा फंक्शन f क्या हो गया, इज़ 1 1, या बोल लो आप इंजेक्टिव, क्योंकि एलिमेंट्स इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट भी क्या हैं, सेम। क्योंकि यहाँ पर क्यूब को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और क्यूब अगर इक्वल है तो दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2। अब सर्जेक्टिव की बात करते हैं। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। ठीक है, तो सर्जेक्टिव के लिए वही मेथड हमारा लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि एफ एक्स का आंसर कितना है, एक्स क्यूब। तो हमेशा की तरह आप x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, निकाल ली। अब हम ऑन टू की डेफिनेशन पे आएंगे। आपको पता है कि ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी y में एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब देख लो, कर देते हैं प्रूव इसको भी। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x कहाँ से आ रहा है, वो भी नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो अब ऐसा करो, y इज़ इक्वल टू 2, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पर फिल करो तो x कितना आएगा 2 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2, और इसकी वैल्यू होगी 1.26 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नो। तो हमने y इज़ इक्वल टू 2 एक ऐसी वैल्यू ढूंढ ली जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रही। तो अब लिख दो लेट y इज़ इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1/3 does not belong to natural number. So therefore for y is equal to 2 belongs to natural number, there is no element x belongs to natural number such that fx is equal to y. So therefore f is not सर्जेक्टिव। तो हमारा जो f है वो सर्जेक्टिव नहीं है, मतलब वो ऑन टू नहीं है। 1 1 था बट ऑन टू नहीं है। सो नेक्स्ट लास्ट पार्ट, f फ्रॉम z टू z गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देख लो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट डोमेन और को डोमेन को चेंज किया गया, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही पेज पे करवा पाऊँ। देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप इंजेक्टिव लिखो, इंजेक्टिव मतलब 1 1। अब सेम ही है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z। अब क्या लिखेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आएगा, x1 क्यूब x2 क्यूब। अब मैंने आपको समझा दिया था कि अगर 2 नंबर्स के क्यूब आपस में इक्वल हैं तो उसका क्या मतलब है कि x1 इक्वल टू x2, क्योंकि स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हम लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट क्यूब में
कभी भी अगर दो नंबर के क्यूब आपस में इक्वल हैं, चाहे वो इंटीजर से आ रहे हैं चाहे वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, अगर क्यूब इक्वल हैं तो वो नंबर्स भी डेफिनेटली क्या होंगे, सेम। तो आप यहाँ पर भी लिख दो विच एम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। और अगर ये दो मतलब कि नंबर्स सेम हैं तो देयरफॉर f इज़ इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1, क्योंकि ये कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट थे, उन दोनों की इमेजेस क्या थी, सेम, और एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो देयरफॉर f इज़ 1 1। अब सर्जेक्टिव की बात करते हैं। अब सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और हमेशा की तरह y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। और कितना आएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, y रेज टू पावर 1/3। अब सेम एग्जांपल हम लेंगे, देखो y बिलोंग्स टू z एंड x बिलोंग्स टू z, y इज़ इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z, इंटीजर में है, और x इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 1.26। और पॉइंट्स वाले कोई भी नंबर इंटीजर में होते ही नहीं है। तो सेम एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। तो ये भी नंबर इंटीजर में नहीं है, तो हमने एक y ऐसा ढूंढ लिया जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं है। तो अब लिख दो लेट y इज़ इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर बट x is equal to 2 raised to power 1/3 does not belong to z. Therefore, for y is equal to 2 belongs to z, there is no element x belongs to z such that fx is equal to y। मतलब y के लिए हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया y में जो किसी भी x के साथ अटैच ही नहीं हो रहा। सो देयरफॉर f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर भी 1 1 था, यहाँ पर भी 1 1 था, बट दोनों केसेस में हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, prove that the greatest integer function f from r to r given by fx is equal to greatest integer x, ये greatest integer का साइन है, is neither 1 1 nor onto where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें इस फंक्शन को नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, ये हमें प्रूव करवाना है। और मैंने आपको फंक्शंस में हमेशा से यही समझाया कि कोई भी क्वेश्चन हो आपने हमेशा अपने फंक्शन को पहले अच्छे से समझना है, और अगर आपको फंक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप उसको 1 1 या ऑन टू बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले फंक्शन लिखो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। अब हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है, f(x) इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हमने क्लास 11th में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब देखो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा, उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अब देखो सपोज़ मुझे 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना हो, 3.9 का, 3 का और -3.5 का। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। पहले इसको अच्छे से समझने के लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज़ हमारे पास क्या है 3.5, और आपको पता है कि 3.5 यहाँ पर होगा, ये क्या है 3.5, ये सेंटर में होगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, ये क्या कह रहा है हमारा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर जो x के इक्वल है या उससे
छोटा है। इसका क्या मतलब होगा, सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.5 के इक्वल हो और यहाँ 3.5 से छोटा हो। अब आप मेरे को बताओ, क्या 3.5 एक इंटीजर है? नो, 3.5 एक इंटीजर नहीं है। अगर 3.5 इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा लेस देन, मतलब या तो उसकी इक्वल हो सकता है या उससे छोटा। उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? देखो उससे छोटे इंटीजर काफ़ी हैं, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, काफ़ी नंबर्स हैं, बट उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन। जो सबसे बड़ा इंटीजर 3.5 से छोटा है वो कौन सा है? 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। ठीक है, अब देखो एक और करते हैं एग्जाम्पल 3.9। अब 3.9 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब ये क्या है? 3.9। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.9। अब 3.9 एक इंटीजर तो नहीं है, 3.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? उसकी बैक पे कौन है? 3। अगेन इसका आंसर कितना आएगा? 3। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर वो 4 लिखते हैं आपने। अब देखो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ, आपने क्या करना है, हमेशा उस नंबर की बैक साइड पे देखना है कि कौन सा इंटीजर है। 3.5 की बैक पे कौन है? 3। 3.9 की बैक पे कौन है? 3। 3.8 की बैक पे कौन है? 3। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 3। अब 3 क्या है? खुद भी एक इंटीजर है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये तो खुद ही एक इंटीजर है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इंटीजर ही आएगा, मतलब 3, क्योंकि उसके इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब नहीं होगा? जब वो इंटीजर नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होगी और सभी बच्चे यही बोलेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा? -3, बट वो गलत है। अब देखो अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करो तो -3.5 यहाँ पर आएगा। अब आप मेरे को बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -3.5, क्या ये इंटीजर है? नो, ये इंटीजर तो नहीं है। तो इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा? -3 या -4? -4, क्योंकि नंबर लाइन पे हम हमेशा बैक साइड की ओर देखते हैं। क्योंकि देखो इसकी बैक साइड पे कौन है? 3। तो इसकी बैक साइड पे कौन है? -4, क्योंकि -3 से बड़ा है -3.5 से, और -4 क्या है? छोटा, सबसे बड़ा इंटीजर। तो इसका आंसर कितना आएगा? -4। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, आपने हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर तो इसको कैलकुलेट करना, जैसे आपने 1.5 का चेक करना है तो कितना आंसर आएगा? 1। 1.4 का चेक करना है 1। 0.5 का चेक करना है तो कितना आएगा? 0, उससे पिछला। माइनस में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप उसको नंबर लाइन पे जल्दी जल्दी ड्रॉ करके देख सकती हो कि आपने -3.5 का आंसर -3 नहीं लिखना, उसके पीछे वाला इंटीजर लिखना है हमेशा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला इंटीजर होगा। ठीक है जी। अब देखो ये जो पार्ट है ये आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन नहीं करना, ये जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1-1। अब देखो हमें क्लियरली बोला गया कि ये नीदर 1-1 नॉर ऑन टू, मतलब ये 1-1 नहीं है। तो हमें कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर ये फंक्शन हमारा 1-1 नहीं है। 1-1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी x में एलिमेंट्स होंगे, मतलब जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स होंगे, उन सब की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए अगर वो 1-1 है तो। अब सपोज कर लो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स को। आपको एग्जांपल सोचनी पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, कोई सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको अभी समझाई। जैसे ये x1 की वैल्यू आप ले लो 3.5, ये एक रियल नंबर है। x2 की वैल्यू ले लो 3.9, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है जी। अब आप मेरे को बताओ f ऑफ x1, मतलब x1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3। वैसे मैंने आपको अभी समझाया था 3.5 के पिछला इंटीजर कौन सा होगा? 3। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने जस्ट सेम एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सो इसका आंसर भी कितना आएगा? 3.9 का 3। अब आपके सामने ही हैं ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स थे और दोनों की इमेज क्या आ रही है? सेम। आप डायग्राम भी बना सकते हो कि ये 3.5 है, ये 3.9 है। अब इन दोनों की इमेज क्या आ रही है? सेम। कोई भी दो एलिमेंट्स अगर इमेज सेम देंगे तो इट इज़ वायलेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ 1-1।
कोई भी दो एलिमेंट्स अगर सेम इमेज देंगे तो वो कभी भी 1 1 नहीं बन सकता, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस। सो देयरफॉर एज टू एलिमेंट्स आपके सामने ही हैं 3.5 एंड 3.9 गिव्स सेम इमेज, उनकी इमेज क्या है सेम, वो क्या है 3, देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन टू की। अब देखो ऑन टू में आपको पता है हमेशा कैसे करते हैं अपना मेथड, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है जी। अब y क्या है, और सॉरी एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ऐसा करो, इसको उल्टा लिख लो, हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। ठीक है। अब देखो हमें एक प्रूव क्या करना है कि ये ऑन टू नहीं है। अब देखो इसको मैं प्रूव बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। देखो एज y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y क्या एक रियल नंबर है, तो आप मेरे को बताओ 1.2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर y को मैं 1.2 सपोज करूँ तो डैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आएगा 1.2। अब आप मेरे को बताओ कि हमने जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा हमें वैल्यू कौन सी देता है, इंटीजर की। क्या कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1.2 आ सकती है? नो। विच इज़, लिख दो आप, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एज greatest integer can't be equal to 1.2 because ये जो फंक्शन है always gives integral value, ये हमेशा इंटीजर में आंसर देगा, ये कभी भी 1.2 में आंसर नहीं दे सकता। सो इसलिए हमने एक y ऐसा ढूंढ लिया जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा और विजुलाइज करवाने के लिए डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। अब देखो सपोज़ छोटी सी एग्जांपल लेंगे हम, ये 1 है, ये 1.2, ये 1.4, 1.6, 1.8 और 2। ठीक है। अब यहाँ पर भी लेते हैं हम सेम एग्जांपल, मतलब 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2। अब ये हमारा x है, मतलब रियल नंबर से आ रहा है क्योंकि x भी हमारा रियल नंबर है, और ये हमारा y है वो भी रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है जी। अब आप मेरे को बताओ अगर मैं 1 फिल करूं तो कितना आंसर आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1.2। देखो 1.2 यहाँ पर होगा, उसका कितना आएगा 1, 1.4 का 1, 1.6 का 1, 1.8 का 1, मतलब इन सभी के आंसर कितने आएंगे 1, और 2 का आंसर कितना आएगा क्योंकि वो खुद ही एक इंटीजर है, तो 2। अब आपके सामने है हमारे पास हमेशा इंटीजर में आंसर आ रहा है 1 और 2, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि 1.2 देखो किसी के साथ भी अटैच नहीं हो रहा, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि x मतलब इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1.2 नहीं आ सकती। सो देख लो आपके सामने ही है ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। आपके सामने ही है 1.2, 1.4, 1.6 ये सभी एलिमेंट्स खाली हैं, और ये मैंने रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स लिखे हैं। आप यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज़ लिख सकते हो जो सभी क्या हैं खाली, क्योंकि हमारे फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा इंटीजर में। और यहाँ पर जितने भी मतलब कि नॉन इंटीजर वाली टर्म्स हैं, मतलब जो इंटीजर के बिना वाली टर्म्स हैं सभी जो फ्रैक्शन में हैं या डेसिमल में हैं, वो कभी भी किसी x के साथ अटैच नहीं होंगी। देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि हमारे पास देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और आपके सामने ही है यहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स खाली हैं जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन को प्रूव कर दिया कि ये ना 1 1 है ना ही ऑन टू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th,
show that the modulus function f from R to R given by fx is equal to mod x is neither 1 1 nor onto where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is negative x if x is नेगेटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को भी हमें नीदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव करवाना है, और हमेशा की तरह मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले हम अपने फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। अब देखो f फ्रॉम R टू R, हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखो अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ, फंक्शन इज इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब क्या है कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जस्ट आपको थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए मॉड फंक्शन की, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडलस जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। अब देखो उन्होंने वैसे आपको यहाँ पर बताया भी हुआ है, मॉड एक्स इज़ एक्स इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो, यही होता है मॉड फंक्शन। अब देखो कैसे, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ मॉड एक्स, इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक्स जो यहाँ पर लिखा है इज़ एक्स और माइनस एक्स। इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो मतलब एक्स इज़ नेगेटिव। तो ये है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा नंबर है x, देखो 0 1 2 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा, सेम। मतलब सपोज़ मान के चलो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो कितना आंसर आएगा x, मतलब मॉड x का आंसर कितना आएगा x। अगर मैं 0 फिल करूँगा तो 0, 1 फिल करूँगा तो 1, सेम आंसर आएगा। इफ़ x इज़ नेगेटिव मतलब अगर x 0 से छोटा है तो कितना आंसर आएगा, देखो अगर x 0 से छोटा है तो आंसर कितना आएगा, माइनस एक्स। आप ऐसा करो, इसमें -1 फिल करो तो कितना आंसर आएगा, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस माइनस +1। एक और एग्जांपल ले लो, -3, आप x की वैल्यू -3 फिल कर लो तो कितना आंसर आएगा, माइनस, तो पहले ही ये फंक्शन के बाहर x की वैल्यू कितनी है, -3, तो कितना बन गया, +3। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन काम करता है कि वो हमेशा हमें कौन सा आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर। अब देखो ये तो होगी मॉडुलस फंक्शन की बात, बट हमें जस्ट इतनी बात याद रखनी है अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कि हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो 1 1, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। x1 और x2 कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से। ठीक है, हमें कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जिसमें हमारा फंक्शन 1 1 ना हो। और आपको पता है 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। x के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं होगी तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हमें एक ऐसी ही एग्जांपल ढूंढनी है। अब देखो लेट x1 ले लो आप 1, ये रियल नंबर है, एंड x2 ले लो आप -1, ये भी एक रियल नंबर है। ये दोनों क्या है, रियल नंबर। अब देखो f(x1) मतलब मॉड x1 मतलब 1 का मॉड, और आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर का आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा, 1। सिमिलरली f(x2) तो कितना आंसर आएगा, x2 का मॉड मतलब -1 का मॉड। और आपको पता है जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारे पास उसके आगे खुद ब खुद माइनस लग जाता है, मतलब उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मैंने आपको समझा दिया कि आपको जस्ट इतनी बात याद रखनी है कि हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आपके सामने ही है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स दो एलिमेंट्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उन दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम। और अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है दैट मीन्स हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने ही है, सपोज़ मैं आपको थोड़ा विजुलाइज करवा देता हूँ। एक वैल्यू 1 थी, एक -1 थी, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1, मतलब दो एलिमेंट्स की इमेज सेम। तो आप लिख दो एज 2 एलिमेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, 1 एंड -1 गिव्स सेम इमेज 1, therefore f is not 1 1।
क्योंकि 1 1 होने के लिए सभी की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए जितने भी x होंगे, बट यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1। अब 1 1 के बाद बात करेंगे ऑन टू की। अब देखो ऑन टू में हमेशा क्या करते हैं हम, लेट y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, और आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, मॉड x। तो आप x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए अगर वो ऑन टू है तो। अब देखो अगर मैं लेट y इज़ इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r यहाँ पर फिल करूँ तो विच एम्प्लाइज मॉड x इज़ इक्वल टू -2। क्या ये पॉसिबल है कि मॉड x की वैल्यू -2 आ जाए? नो। तो आप क्या लिखोगे जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आए, एज मॉडलस x ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर मॉड x कांट बी इक्वल टू -2। मतलब हमने एक y ऐसा ढूंढ लिया जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो अगर इसको विजुलाइज करना हो तो इसको हम ऐसे करेंगे, सपोज़ ये हमारा x है मतलब रियल नंबर से, और ये हमारा y है रियल नंबर से। ठीक है, ये जस्ट एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब आप मेरे को बताओ -2 का मॉडुलस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर +2। 0 का मॉडुलस कितना होगा? 0। 2 का मॉडुलस कितना होगा? 2। अब आपके सामने ही है हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर, मतलब कोई भी x का आंसर -2 कभी नहीं आएगा। मतलब कि y में जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, किसी के साथ अटैच नहीं होंगे। तो दैट मीन्स y में हमें कितने नंबर्स मिल गए जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहे। तो देयरफॉर इट इज़ वायलेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। मतलब ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि y में सभी नेगेटिव नंबर्स क्या हैं, किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहे। सो देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है जी, तो f हमारा ऑन टू नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन को प्रूव कर दिया कि f इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1 if x ग्रेटर देन 0, 0 if x इज इक्वल टू 0, -1 if x लेस देन 0 इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह ये सिग्नम फंक्शन है, इसको भी हमने क्लास 11th में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखो सिग्नम फंक्शन होता क्या, और सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, अपने फंक्शन को ही समझते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, f फ्रॉम r to r, ये हमारा फंक्शन है, r to r डिफाइन है। अब देखो सिग्नम फंक्शन है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो 1 if x ग्रेटर देन 0, 0 if x इज इक्वल टू 0, -1 if x लेस देन 0। को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ईजी वे में। अब देखो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 मतलब अगर x 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले, मतलब f ऑफ 1 कितना आएगा 1, f ऑफ 2 कितना आएगा 1, f ऑफ 3 कितना आएगा 1, f ऑफ 4, f ऑफ 1/2, मतलब 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आंसर कितना आएगा 1 1 1। ठीक है, और अगर x को मैं 0 फिल कर दूं तो क्लियरली हमारे पास आंसर गिवन है कि f ऑफ 0 का आंसर कितना आएगा 0। ठीक है जी, ये में क्लियर आंसर गिवन है। अब सिमिलरली x इज़ नेगेटिव, मतलब अगर x 0 से छोटा हो, मतलब -1 -2 -3 -4 या फ्रैक्शन में नंबर भी हो सकते हैं, उन सभी का आंसर कितना आएगा -1। आपके सामने है -1 का आंसर -1, f ऑफ -2 का आंसर -1, f ऑफ -3 का आंसर -1। मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू फिल करेंगे तो -1, जो भी पॉजिटिव वैल्यू फिल करेंगे +1, और अगर हम 0 फिल करेंगे तो हमारे पास 0। तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये ना 1 1 है ना ऑन टू। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की।
वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो मैंने आपको अभी समझाया सिग्नम फंक्शन के बारे में, इसको मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये 1 1 नहीं है। क्योंकि देखो क्योंकि देखो 1 2 3 सभी की इमेजेस क्या हैं 1, मतलब हर एक एलिमेंट की, हर एक पॉजिटिव नंबर की सेम इमेज आ रही है। और ऑन टू 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस, और यहाँ पर तो इतने सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है सेम, सो क्लियरली इट इज़ नॉट 1 1। बट इसको प्रूव कैसे करेंगे एग्जाम में वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करना है, क्योंकि हमें इसको 1 1 प्रूव नहीं करवाना, मतलब हमें कोई एग्जाम्पल ढूंढनी पड़ेगी। तो लेट x1 ले लो आप 1 एंड x2 ले लो आप 2, ठीक है। ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 1 कितना आंसर देगा 1, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हमेशा आंसर कितना आएगा 1। f(x2) f ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर है, कितना आंसर आएगा 1। तो क्लियरली आपके सामने है ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स थे 1 और 2, बट दोनों की इमेज क्या आ रही है सेम। दोनों क्या, ऐसे कोई भी पॉजिटिव नंबर्स आप लोगे सबकी इमेज क्या आएगी 1। सो देयरफॉर एज जो लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था हमने, 2 एलिमेंट्स 1 and 2 gives सेम इमेज 1, उनकी इमेज क्या आ रही है 1। मतलब 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आनी चाहिए, बट यहाँ पर तो एक इमेज आ रही है। सो देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1, ठीक है जी। अब 1 1 के बाद बात करेंगे हम ऑन टू की। अब ऑन टू भी इसका बहुत इजी है, इसको मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये ऑन टू नहीं है। देखो कैसे, तो आप लिख लो लेट y इज़ इक्वल टू fx, ठीक है। अब fx की वैल्यू कितनी है 1 इफ़ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, -1 इफ़ x लेस देन 0। अब यहाँ से मुझे एक बात तो क्लियर है कि मेरे पास y में आंसर सिर्फ 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है, और कोई भी आंसर नहीं आ रहा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको अभी समझाता हूँ डायग्राम की हेल्प से। अब देखो, आपको अच्छे से विजुलाइज करवाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है। अब देखो, आप मेरे को बताओ, अगर मैं 2 फिल करूँगा और 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका आंसर कितना आएगा 1 सिग्नम फंक्शन के अकॉर्डिंग। 1 का आंसर 1, 0.5 पॉजिटिव आंसर है, मतलब उसका आंसर भी 1। 0 का आंसर 0, नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या आएगा -1, -1 का आंसर -1, -2 का आंसर हमेशा -1। मतलब आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो हमेशा -1 आंसर आएगा, कोई भी 0 वैल्यू फिल करोगे तो 0 आंसर आएगा, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा 1। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारा y में जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या -1 आ रहा है। आप चेक कर लो, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं, फ्री हैं, वो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहे। जैसे 2, 0.5, -0.5, -2। और ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, आप ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स नंबर फाइंड कर सकते हो जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि y हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, y हमेशा 3 वैल्यू ले सकता है, 1, 0 एंड -1। तो आप लिख दो एज y कैन टेक only 3 values according to signum function, ठीक है। therefore y is equal to, लिखना लिख दो, y is equal to 2 belongs to real number is not attached with any एलिमेंट x बिलोंग्स टू r। मतलब इस जो 2 है वो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो क्लियरली हमें y में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो किसी भी x से अटैच नहीं हो रहा। सो देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। अब क्लियरली हमारा फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली नीदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव कर दिया, क्योंकि हमारे 1 1 और ऑन टू के बेसिक्स क्लियर थे।